हमारे श्री ओम बिरला जी का और माननीय श्री हरिवंश नारायण सिंह जी का और आप सबका विशेष रूप से कि आप सब ने गत 2 दिनों से जो जोन 2 जो सीपीए कॉन्फ्रेंस के जो विषय थे उन पर बहुत स्वतंत्र भाव से अपने भावों की अभिव्यक्ति की है। मैं आभारी हूं आप सबका और सभी का जो व्यू पॉइंट है वो बहुत महत्वपूर्ण भी है और एक दिशा सूचक भी है और मैं प्रभावित भी हूं और इसीलिए मैं आज माननीय अध्यक्ष लोकसभा जी से मिलने गया सुबह, तो वो भी प्रसन्न थे कॉन्फ्रेंस के आयोजन से भी, अरेंजमेंट से भी और जो डेलिब्रेशंस और इश्यूज की जो इम्पोर्टेंस थी उसके ऊपर भी। और फिर उन्होंने तत्परता से ये भी कहा कि अगली जोनल कॉन्फ्रेंस में मैं चाहता हूं कि अधिक से अधिक पार्टिसिपेशन हो और उसके लिए उन्होंने कहा है कि अगली जोनल कॉन्फ्रेंस में जो सिस्टर स्टेट्स कंट्रीब्यूट करेंगे वो मिनिमम 25 एमएलएस की परमिशन लोकसभा उसमें देगा। तो ये एक अच्छी शुरुआत जो है धर्मशाला के तपोवन से होने जा रही है, जिसका मैं स्वागत भी करता हूं और आदरणीय लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी का आभार भी व्यक्त करता हूं। हरिवंश नारायण सिंह जी को हम सुनते रहते हैं और जैसे मैंने कहा ये ठीक है, अपने बारे में कोई जो है प्रशंसा सुनना नहीं चाहता, हम लोग आपको सुनेंगे, लेकिन इनका इंसाइट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं इनसे कभी कभी पूछता भी हूँ कि ये विषय तो अभी चर्चा में हुए, आपने फटाफट नोट भी किए और उसके ऊपर जो है अपना व्यू पॉइंट, नज़रिया, दृष्टिकोण के अलावा फिर किस किस ने क्या बोला उसका पूरा तथ्यों के साथ जो है आप जवाब के साथ आ जाते हैं। तो ये भी मैं कि क्रिस्मेटिक है, ये टेक्निक हमको भी पता लगे नहीं। तो उन्होंने कहा कि मैं नोट करता रहता हूँ, सुनता रहता हूँ और मैंने भी वैसी ही कोशिश करता हूँ। और मैं विशेष रूप से आभारी हूँ माना साहब आपका भी, और फरीद साहब चले गए क्योंकि वहाँ कुछ डेवलपमेंट्स होगी, और गदम साहब भी, और जो आप जोन के मेंबर ना होते हुए भी आपने समय दिया है, विशेष रूप से आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। मिलेंगे अब अगली कॉन्फ्रेंस में। मुझे सिर्फ अधिक समय नहीं लेना है क्योंकि 3 बजे माननीय राज्यपाल महोदय आएंगे। मुझे जो एक विषय है जिसके ऊपर अभी एंटी डिफेक्शन लॉ के ऊपर जो है उसमें जो इंटरवेंशन करनी थी या आप चाह रहे थे कि एंटी डिफेक्शन लॉ के ऊपर मेरा नज़रिया क्या है, तो नज़रिया तो मेरी जजमेंट से साफ है, व्यक्त है, जो मैंने दी है, जिसमें 3 इंडिपेंडेंट्स और 6 जो है जिनका संबंध, जो माननीय सदस्य भारतीय जिनका कांग्रेस से संबंध था वो निष्कासित हुए, उनकी सदस्यता रद्द हुई और उसके बाद उपचुनाव हुए। उपचुनाव में 9 की जगह 3 रिपीट हुए, 6 जो है इलेक्शन लूज कर गए। और ठीक कहा यहाँ पर अभी कि एंटी डिफेक्शन लॉ के ऊपर जनमत का जो दृष्टिकोण है वो भी उससे पता लगा कि हिमाचल की जनता ने उसको डिसअप्रूव कर दिया डिफेक्शन को। इसीलिए उन्होंने एक ही मत पेटी के ऊपर एक तरफ जो है दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार को स्थायी रूप देने में अपना फैसला दिया। तो वो हमारे फैसले के साथ ही कंसाइड कर गया। मेरे फैसले को चुनौती भी दी गई सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी जो है उसकी कोई कॉग्निजेंस विशेष नहीं ली, क्योंकि फैसले में मैंने प्रयास ये थे कि कोई भी उसमें लैकूना ना रहे, कोई ऐसा जुडिशियल लैकूना ना रहे जिससे उसको जुडिशियल रिव्यू का स्कोप उसको मिल सके। और अभी इस माननीय सदन में जब एंटी डिफेक्शन लॉ के ऊपर विचारों की अभिव्यक्ति हो रही थी तो लगभग ये सहमति थी
कि एंटी डिफेक्शन लॉ जो है और स्ट्रिंजेंट होना चाहिए और सख्त होना चाहिए, और दल बदल की जो प्रथा है, ये जो हमारा जो पब्लिक लाइफ है, इसमें पूरा अंकुश लगना चाहिए। ये इसके ऊपर ऑलमोस्ट सहमति है, कोई इसके ऊपर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं था। किसी मान्य सदस्य ने या किसी मान्य पार्टिसिपेंट ने इसमें पर ऐसी राय नहीं दी कि एंटी डिफेक्शन लॉ को और डाइल्यूट करने की ज़रूरत है, रादर स्ट्रिंजेंट करने की ज़रूरत है, इसको और सख्त करने की ज़रूरत है, ताकि भविष्य में इस प्रकार की प्रवृत्ति को रोका जा सके और कोई भी चुना हुआ मान्य सदस्य जो है वो जो है जिस भी दल से चुन के आए, जिस भी विचारधारा से चुन के आए या पब्लिक का जो मैंडेट उसको मिले, उसको वो डिफाई ना कर सके। यहाँ विचारों की अभिव्यक्ति करते हुए कुछ प्रश्न जो है जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स का फैसला है उसके ऊपर भी उठे कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के फैसले में ज़्यादातर अभी तक जो निर्णय आए हैं वो रूलिंग के पक्ष में है नहीं, क्योंकि अगर आप महाराष्ट्र में जाएं तो रूलिंग के पक्ष में फैसला नहीं था, वो फैसला भी अगेन विपक्ष के फेवर में था। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि महाराष्ट्र हमारा रूलिंग का हो सकता है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे में 3 लोग तो इंडिपेंडेंट से, 6 जो है किसी दल से थे, तो 3 लोगों ने भी जो है जो बंदिश है कानून में कि कोई भी चुना हुआ इंडिपेंडेंट विधायक जो है किसी राजनीतिक दल में शामिल नहीं हो सकता। और हमारे जो 3 इंडिपेंडेंट्स थे उन्होंने भी इससे पहले कि उनकी रेजिग्नेशन मंजूर होता, एक्सेप्ट होता, क्योंकि उन्होंने दिया और जैसे ही रेजिग्नेशन दिया वैसे ही शाम को जो है उन्होंने दल जो है वो ज्वाइन कर लिया, भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लिया। वो भी एंटी डिफेक्शन लॉ के प्रीव्यू में आते थे, जिसका पिटीशन भी आया मेरे पास। मैं जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर की एज ए स्पीकर की जो भूमिका की जो इम्पार्शियलिटी है, न्यूट्रलिटी है, उसकी बात मैं कर रहा हूँ, तो वो विषय भी मेरे पास आया। और साथ में साइमल्टेनियसली वो हाई कोर्ट में भी चले गए। तो मैंने कहा अब चूंकि ये विषय जो है हाई कोर्ट में भी चला गया तो कुछ समय लेते हैं, जिससे हाई कोर्ट का नज़रिया पता लगे कि हाई कोर्ट जो है इस विषय के ऊपर अपना क्या दृष्टिकोण रखना चाहती। जब मुझे लगा कि हाई कोर्ट भी इस विषय को लिंगर कर रही है और समय जो है 2 महीने 3 महीने का होने जा रहा है, तो मैंने फिर अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए वो इंडिपेंडेंस का जो रेजिग्नेशन था, जो कि दल ज्वाइन कर चुके थे, इनफ्रक्चुअस हो चुका था, क्योंकि रेजिग्नेशन जो है उन्होंने दिया, उसके बाद रेजिग्नेशन एक्सेप्ट होने से पहले ही दल ज्वाइन कर लिया, तो वो इनफ्रक्चुअस था। वो मैं उनको जो है एंटी डिफेक्शन लॉ की जो है परिधि में लाता और जो है जो अब हमने आगे जो किया है एंटी डिफेक्शन लॉ के ऊपर, जो मेरी स्पीच में भी मैंने लास्ट पेज के ऊपर लिखा है, आप देखेंगे उसमें, मैंने वो नहीं किया। मैंने प्रूडेंस से काम किया और एक न्यूट्रलिटी से काम किया कि भाई इनकी व्यवस्था हो सकती है किसी राजनीतिक दल को ज्वाइन करने की। वो अपनी सदस्यता जो है छोड़ना चाह रहे मान्य सदन की, जो मैंने उनको समझाया भी व्यक्तिगत तौर पर के ऊपर, आप इंडिपेंडेंट चुने हुए विधायक हैं, आपके पास अधिकार क्षेत्र पूरी तरह से है, आप सत्ता पक्ष के फेवर में भी बोल सकते हैं और उसके अगेंस्ट भी बोल सकते हैं, क्यों आप इस अधिकार को समाप्त करना चाहते हैं रेजिग्नेशन के माध्यम से। लेकिन उन्होंने अपनी कई ऐसी राजनीतिक परिस्थितियां थी जिसका जिक्र किया, तो मैंने उनकी बात को मानते हुए फिर उनका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट किया, ना कि उनको मैं एंटी डिफेक्शन के उस दायरे के अंदर लाया। तो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू टेल यू कि जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर के ऊपर डिपेंड करेगा। अब हमको संवैधानिक तौर पर ये जिम्मेवारी दी गई। अभी यहाँ एक बात और आई कि जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं वो एंटी डिफेक्शन लॉ के ऊपर जो अपना फैसला देते हैं उसके ऊपर भी संवैधानिक संस्था होनी चाहिए कोई और ये जो काम है एंटी डिफेक्शन लॉ की पिटीशंस के डिस्पोजल का, इंस्टेड गिविंग टू द प्रिजाइडिंग ऑफिसर इट शुड गो टू द कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी, ए व्यू पॉइंट हैज कम। और ये जो हमारे जो टूल्स हैं उसमें भी अवेलेबल है। मैं एक तरफ से आप विधायकों को सशक्त करने की बात करते हैं, दूसरी तरफ आप ही अपनी ही संस्था को कमजोर करने की बात करते हैं, तो ये विरोधाभास है।
अब वो संविधान ने, इवन अदालतों ने ये कह दिया, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि हमको वी हैव टू ट्रस्ट द स्पीकर्स, वी हैव ट्रस्ट टू प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स, we cannot give any directions to the presiding officer, we cannot give any direction to the speakers. However, we will request them कि they are to dispose these matters within a reasonable time. इससे ज़्यादा कोर्ट्स ने, हाई कोर्ट्स ने ज़्यादा नहीं बोला। जो आइसोलेशन में किसी जज ने ऐसा बोला तो मेजॉरिटी बेंच ने उसके व्यू पॉइंट को न्यूट्रलाइज कर दिया। उन्होंने कहा कि वी डोंट एग्री विद द डिसेंटिंग जज, इंस्टेड जो मेजॉरिटी जजमेंट थी उसमें जो है उसको, जो फैसला स्पीकर्स की जो पावर्स है विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन, एक न्यूट्रल एजेंसी के रूप में, एक इम्पार्शियल व्यक्ति के रूप में, उसको उन्होंने कायम भी रखा और ट्रस्ट और फेथ भी रखा। तो इसलिए ये हमें संवैधानिक संस्था की किसी की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अध्यक्ष के पद पर जो बैठता है उसको जो है न्यूट्रल होके ही काम करना चाहिए। और संविधान के मुताबिक जो ताकत शक्तियाँ एक स्पीकर के पास विद्यमान है, मेरे ख्याल में इस हाउस के अंदर जब हाउस लगता है तो कॉन्फ्रेंस हो रही है, अपार शक्तियां संविधान ने स्पीकर के पास दी है। लेकिन उन अपार शक्तियों का प्रयोग स्पीकर जो है वेरी रियरली, इन ए वेरी वर्स्ट कंडीशन, इन वर्स्ट सिचुएशंस ही करते हैं। जैसे कल फरीद साहब जिक्र कर रहे थे कि माननीय कुछ सदस्य आए, बैल की बजाय ऊपर जो है आसन पर आ गए, नारे लगाते रहे, मैं अपना काम करता रहा और आखिर में जो मेरा अधिकार क्षेत्र था विशेष, उसका प्रयोग करते हुए उनको 6 महीने के लिए मैंने सस्पेंड कर दिया। विशेष अधिकार जो संविधान के द्वारा प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास, स्पीकर के पास दिए गए हैं, इस आस्था और विश्वास के साथ जिसकी नींव जो है हमारे प्रथम जो चुने हुए अध्यक्ष विठल भाई पटेल जी ने रखी है। और कभी कभी मैं तो कहता हूँ अपने सदन में भी कि भाई इस मान्य सदन के अंदर उन महान नेताओं ने अपने विचारों की अभिव्यक्ति की है और उनकी आत्माएं यहाँ जो है मुझे कभी कभी ये संदेश भी देती हैं कि भाई आप इस मान्य सदन के सदस्य हो, जिन कुर्सियों पर बैठ के आप अपने विचारों की अभिव्यक्ति करते हुए समाज की और प्रदेश की और देश के हितों की बात करते हो, ये वही सदन है जहाँ हमने अपने विचारों की अभिव्यक्ति की है। तो कभी कभी वो आत्माएं जो है हमको जो है दिशा निर्देश भी देती हैं। तो हम, मैंने कहा मैं जब तक हूँ कुर्सी के ऊपर, मैं जो है रैशनली और न्यूट्रल होके ही जो है अपने इस दायित्वों का निर्वहन करता हूँ। और मेरे ख्याल में जितने भी माननीय अध्यक्ष आज के इस सम्मेलन में उपस्थित हैं, जब आप इस कुर्सी पर बैठ जाते हैं तो पता नहीं वो संवैधानिक जो जिम्मेवारियाँ आपको दी जाती हैं वही आपके दिमाग में रहती हैं। आप किस दल से हैं, किससे नहीं हैं, किसको फेवर करना है, किसको डिसफेवर करना है, ये बात रहती नहीं है मन में जब वाइल यू आर डिस्पेंसिंग फ्रॉम दिस चेयर। तो इसलिए ये एंटी डिफेक्शन लॉ एक उदाहरण के रूप में हमने उस फैसले को, क्योंकि हमारा जो रूल्स हैं वो तो डायरेक्टरी हैं, रूल्स तो हम बनाते हैं, वो मैंडेटरी नहीं है। क्योंकि संविधान की जो व्यवस्था है वो भी उनमें भी अमेंडमेंट्स हो सकती है। रूल्स तो हम बनाते हैं, डायरेक्शंस हैं। अगर वो रूल्स ही कहीं जो मंशा है कानून की उसको डाइल्यूट कर रहे हैं तो उन रूलों को जो है हम जो है अवॉइड कर सकते हैं, उनको बाईपास करके आगे जो है उस नज़रिए पर काम कर सकते हैं जो उसके पीछे स्पिरिट है लॉ की। एंटी डिफेक्शन लॉ की स्पिरिट यही है कि भाई दल बदल नहीं होना चाहिए, चुनी हुई सरकारों को किसी भी प्रकार से कोई भी खतरा नहीं होना चाहिए। और जब मैंडेट लोगों ने दिया उसको 5 वर्ष का कार्यकाल करने का, तो किसी भी व्यक्ति को यह अधिकार नहीं है कि वो अपनी व्यवस्थाओं के लिए या किसी प्रकार से प्रलोभन में आकर जो है सरकारों को गिराने का प्रयास करे। अन्यथा क्या परिस्थितियां हो सकती हैं। काम तो हम सबको करना, ये ज़रूरी नहीं है कि जो मैं सोचता हूँ उसी के मुताबिक काम हो। ये ज़रूरी नहीं है कि मेरे सारे के सारे काम जो है चुनकर जो है हो जाएं, जैसे कल माननीय महाना साहब भी कह रहे, ये ज़रूरी नहीं है। तो काम तो लिमिट में ही होंगे, लेकिन अब हमको किस प्रकार से अपने आप को एक्सप्लेन करके रखना है, चाहे एज ए स्पीकर, एज ए MLA, एज ए मिनिस्टर, दैट डिपेंड्स अपॉन इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। हमने इस कानून को और सख्ती से लागू करने के लिए हिमाचल प्रदेश की विधानसभा ने बिल भी पास कर दिया है। अभी उसकी एसेंट आनी है गवर्नर साहब से, जिसमें हमने ये कहा है कि जो भी दल बदल करेगा और उसकी सदस्यता रद्द होगी, वो किसी भी पेंशन, किसी भी
जो प्रिविलेजेस एक्स एमएलएज को मिलते हैं उसका हकदार नहीं होगा, और ही विल बी डिस्क्वालिफाइड फॉर द 6 years, he cannot contest any election. Furthermore, we have gone कि उसको जो पीछे के जो उसके अर्नड टेन्योर्स हैं उसमें भी जो उसको प्रिविलेजेस पेंशन वगैरह मिलती है वो भी जो है रद्द होगी। तो ये इसको और भी सख्त और स्ट्रिंजेंट करने के लिए दिस इज ऐतिहासिक बिल विच वी हैव पास्ड द असेंबली, हिमाचल प्रदेश असेंबली, इन दिस डायरेक्शन। हाउ द सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रेट इट, अभी तो गवर्नर साहब ने उसका असेंट देना है और मेरे ख्याल अब मिल जाना चाहिए, 2-3 महीने हो गए हैं, फाइनेंस बिल है, तो मुझे लगता है कि जल्दी से उस पर असेंट मिलेगी और जैसे ही वो लागू होगा स्वाभाविक रूप से चैलेंज होगा, क्योंकि ऑल डिसीजंस विच वी टेक इन द विधानसभा or a speaker takes in the Vidhan Sabha, they are subject of a judicial review. The Supreme Court itself has constitutional bench has held it कि when speaker function as a quasi judicial, when he uses the quasi judicial powers under the constitution, when he is not a speaker, he is inside the house, he is a speaker, outside the house he enjoys executive powers. He enjoys executive power plus quasi-judicial also. So while you dispense any matter under the quasi-judicial power, then he functions like a tribunal. So therefore, his decisions are subject to the judicial review. So this is established law, and we have accepted this mandate from the Supreme Court also. Supreme Court is जो है इसका रिव्यू करती भी है, कई जगह जो है उन्होंने डायरेक्शंस देने का प्रयास भी किया, जैसे महाराष्ट्र के केस में राहुल नार्वेकर जी के फैसले पर जब डिले हो रहा था तो सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। तो माननीय जो हमारे स्पीकर हैं वहाँ के राहुल नार्वेकर, उन्होंने कहा कि जस्टिस हरिड इज ए जस्टिस वरीड ऑल्सो। तो उन्होंने जो है उनको अच्छा रिटॉर्ट दिया सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद कुछ बोली नहीं, बाकी उनका अधिकार क्षेत्र था जो उन्होंने निर्णय लिया। तो ये कुछ बातें थी। अभी मेरे सचिव महोदय कह रहे हैं कि 2:35 हो गए, लंच है, उसके बाद जो है मान्य अभी तो एआई के ऊपर मैं अगर थोड़ा छोटा मोटा बोलूं तो मैं अधिक समय नहीं, क्योंकि एआई के ऊपर जो दृष्टिकोण आपका वो मेरा है। इंटेलिजेंस वर्ड से ही एआई आया, दिस इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और एज राइटली सेड बाय मिसेस रॉय कि ये ह्यूमन की ही क्रिएटेड है। अब हमको, और भवानी सिंह जी ने ठीक कहा कि इसको कैसे टेम करना है, कैसे इसका इस्तेमाल करना है। पर्सन लाइक मी हु इज 60 ओवर, हमारे लिए थोड़ी प्रॉब्लम है, जो यंग है उनके लिए कम प्रॉब्लम है, बट वी विल ट्राई टू जो है स्टडी एंड वी विल ट्राई टू अडेप्ट द एआई आल्सो बिकॉज इट फैसिलिटेट द लॉट ऑफ वर्किंग। हिमाचल प्रदेश इज ए लीडर सो फॉर द डिजिटल वर्किंग इज कंसर्न, वी हैव ऑलरेडी डन इट। अब वी आर रिक्वेस्टिंग दी लोकसभा ऑल्सो कि नेवा पर तो हम आ गए, लेकिन हमारा जो मॉड्यूल था ई विधानसभा का वो बेहतर था, क्योंकि उसमें हमने सारी डिबेट्स को डिजिटलाइज कर दिया था। हमारी सारी प्रोसीडिंग्स जो थी डिजिटलाइज थी, हमारी सारी कमेटियों की जो रिपोर्ट्स थी वो सारी डिजिटलाइज थी। अब हमें इस मॉड्यूल पर आकर अभी तक वो व्यवस्था नहीं मिल रही है, इसलिए वी आर थिंकिंग टू अगेन रिवाइव अवर। उसमें कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंस की जरूरत होगी, पार्लियामेंट्री अफेयर्स से तो हमने कही है बात, क्योंकि मैंने कहा आपका सिस्टम हमने अडॉप्ट किया, लेकिन वी आर फेसिंग सच डिफिकल्टीज। लाइकवाइज ऑल अदर विधानसभा विल बी फेसिंग इन फ्यूचर ऑल्सो इन डिजिटल प्रोसेस ऑल्सो। तो दिस सपोर्ट हैज टू कम फ्रॉम लोक सभा, मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट। आई होप they will, as they supported us here, they will be supporting us in future also. Or with these words, once again, I thank you all. मेरा आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और कोई कमी जो है आतिथ्य में रह गई हो तो उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ, और आज मिस करूँगा। आज का दिन तो आप हैं, कल भी हैं, कल के बाद वी विल बी मिसिंग यू ऑल, जो आपने यहाँ आकर हिमाचल प्रदेश के इस तपोवन की भूमि पर हम सब का जो है हौसला अफजाई की है, यहाँ अपना योगदान दिया है। हमेशा हमेशा तपोवन की इस भूमि पर, इस विधानसभा के प्रेमाइसेस पर याद रखा जाएगा। आप सबका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। थैंक यू वेरी मच। उनके लिए माननीय अध्यक्ष हिमाचल प्रदेश विधानसभा आदरणीय श्री कुलदीप सिंह पठानिया जी से विनम्र निवेदन है।
माननीय महामहिम हिमाचल प्रदेश आदरणीय शिव प्रताप शुक्ल जी, माननीय उप सभापति राज्यसभा श्री हरवंश नारायण सिंह जी, माननीय उप मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश सरकार आदरणीय मुकेश अग्निहोत्री जी, श्री विनय कुमार जी, माननीय उपाध्यक्ष, इस कॉन्फ्रेंस में आज के इस समापन समारोह में उपस्थित हमारे सभी माननीय अध्यक्षगण, जैसा कि हम सब जानते हैं कि ये CPA जोन 2 का जोनल कॉन्फ्रेंस समापन की तरफ है और इसमें 5 राज्य जो हैं, जिसमें हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और J&K के माननीय अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, चीफ विप, डिप्टी चीफ विप और माननीय विधायक गण जो है इसमें शामिल हैं। और विशेष रूप से हमने निमंत्रण दिया था माननीय अध्यक्ष श्री सतीश महाना जी, जो आदरणीय हमारे उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं। कर्नाटक के अध्यक्ष भी आए थे लेकिन आज चले गए। तेलंगाना से भी जो है हमारे माननीय अध्यक्ष श्री गद्दम प्रसाद कुमार जी और सभापति महोदय आज के इस सम्मेलन में उपस्थित हैं। आप सबका पिछले कल हार्दिक अभिनंदन मैंने किया था और आज मैं आप सबका आभार व्यक्त कर रहा हूं और ये जानकारी महामहिम राज्यपाल महोदय को दे रहा हूं कि मैं आभारी हूं लोकसभा के माननीय अध्यक्ष श्री ओम बिरला का, जिन्होंने सारे देश को अब 9 जोन्स में बांट दिया है और जोन 2 जो है उसमें हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, J&K और दिल्ली आते हैं और ये सम्मेलन हो जोनल लेवल का यहाँ पर, उसके बारे में उन्होंने विधानसभा से कहा, मुझसे कहा और उनके आशीर्वाद से, सहयोग से, मार्गदर्शन से हमारा ये जोनल स्तर का जो ये कार्यक्रम था, जो कॉन्फ्रेंस थी, वो आज जो है संपन्न होने जा रही है। मैं ये कहना चाहूँगा कि सभी जो माननीय हमारे जो पार्टिसिपेंट्स, जिन्होंने जो सिस्टर स्टेट्स थी वो भी, और जो विशेष अतिथि के रूप में मैंने जिनको बुलाया था, हिमाचल प्रदेश के हमारे माननीय जो विधायकगण भी जो एग्जीक्यूटिव के मेंबर हैं, उन्होंने भी बड़ी संजीदगी के साथ इसमें हिस्सा लिया। मैं यहाँ ये कह सकता हूँ कि जो विषय हमने चुने थे और वो विषय भी लोकसभा से परामर्श करके हमने चुने थे और जैसे ही हमने वो विषय जो है लोकसभा को प्रेषित किए तो उन्होंने उसके उन विषयों के ऊपर सहमति प्रकट की और विषय थे द रोल ऑफ द लेजिस्लेचर्स इन मैनेजिंग स्टेट रिसोर्सेज विज़ डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट। ये पिछले कल इस विषय के ऊपर लगभग 3 घंटे से ज़्यादा चर्चा हुई और सभी मान्य जो पार्टिसिपेंट्स थे उन्होंने विचारों की अभिव्यक्ति करते हुए इस विषय के ऊपर बहुत सारा इंसाइट जो है,
जो किताबों में नहीं है, ना कहीं कोई कंप्यूटर में है, लेकिन अपने तजुर्बे के आधार पर, अपने एक्सपीरियंस के आधार पर इस विषय के ऊपर अपना जो है अपने विचारों की अभिव्यक्ति की। और उससे मेरे ख्याल में सारा सदन भी और लोकसभा का सचिवालय जो इस कार्रवाई को देख रहा है, हम सब उससे प्रभावित भी हुए। दूसरे 2 विषय और थे जिसमें आर्टिकल 102 सब आर्टिकल 2, आर्टिकल 191 सब आर्टिकल 2 जो एंटी डिफेक्शन लॉ 10 शेड्यूल में जो बना है संवैधानिक संशोधन से, उसके ऊपर बड़ी सार्थक चर्चा आज लगभग 3 घंटे हुई। और आज के युग के परिवेश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो आज की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमारा हिस्सा बनता जा रहा है, मोबाइल के बाद ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसके ऊपर भी चर्चा को हमको जो है समापन समारोह को देखते हुए समाप्त करना पड़ा। यद्यपि अभी बहुत सारे मान्य सदस्य जो है उसके ऊपर अपने विचारों की अभिव्यक्ति करना चाह रहे थे। बड़ी सार गर्भत चर्चा इन तीनों विषयों के ऊपर हमने यहाँ इस 2 दिन के सम्मेलन में हमने की है, ऐसा मैं महामहिम आपसे कहना चाह रहा हूँ। और उससे हम सब लाभान्वित हुए हैं। मैं आभारी हूँ प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का भी, कि उनका भी पूरा सहयोग इस सम्मेलन में मुझे मिला है, और लोकसभा से भी हमको पूरा सहयोग मिला है। जब तक प्रदेश सरकार लोकसभा सहयोग ना करे तो किसी भी सम्मेलन के आयोजन को पूरा करना इतना आसान नहीं है। मैंने अपने प्रयास किए, कोशिश की, सिस्टर स्टेट्स के अलावा जो हमारे स्पेशल गेस्ट से सबकी देखभाल करने का प्रयास किया है, और मुझे उम्मीद है कि सभी कंफर्टेबली, जैसा आज सुबह कह रहे थे, फिर भी कहीं कोई कमी रह गई हो तो उसके लिए मैं क्षमा जो है याचना करता हूँ। और मैं ये कहना चाहूँगा राज्यपाल महोदय कि हिमाचल प्रदेश की विधानसभा तर्क वितर्कों के लिए जानी जाती है। नए नए नवीन विषयों को लाने के लिए जानी जाती है। हमारी विधानसभा में हम चर्चा भी करते हैं, और सभी जो माननीय सदस्य हैं उनको पर्याप्त समय मैं अध्यक्ष होने के नाते तो देता हूं, लेकिन इससे पूर्व भी जो अध्यक्ष रहे हैं उन्होंने भी पर्याप्त समय जो है सभी सामान्य सदस्यों को समय समय पर दिया। और मैं ये कह सकता हूं, हम जो दूसरी विधानसभा थी या पहली विधानसभा थी, दूसरी तो पहली विधानसभा पार्ट सी स्टेट की थी, लिमिटेड थी, हमको पूरा अधिकार नहीं था। लेकिन 1962 में जो पहली विधानसभा हमारी बनी हिमाचल प्रदेश में, 181 दिन वर्किंग डेज जो है उसके टेन्योर का रहा है, 181 डेज। मेरे ख्याल में आज देश की विधानसभाएं लगभग 60 दिन, 70 दिन, 100 दिन, बड़ी मुश्किल से 100 दिन, कुछ हैं 3-4, जिसमें उड़ीसा है, केरला है, वेस्ट बंगाल है, तमिलनाडु है, जो 150 दिन से ज़्यादा काम करती है। हिमाचल प्रदेश की विधानसभा हमने हर वर्ष जो है लगभग 157, 158, 159 दिन जो है हमने काम किया है, और हमारी प्रोडक्टिविटी भी जो है 75% जो है 135% से ऊपर रही है। और यहाँ भी जो मान्य सदस्य हमारी विधानसभा से थे, उन्होंने भी विषयों पर जब अपनी अभिव्यक्ति कर रहे थे तो मान्य हमारे उपसभापति राज्यसभा हरवंश जी कह रहे थे कि आपकी विधानसभा जो है उसमें बहुत लर्नड जो है मान्य सदस्य हैं। और मैं ये समझता हूँ ऐसी गोष्ठियाँ, ऐसी कॉन्फ्रेंस हम सबको एक दूसरे के नज़दीक लाने का प्रयास करती हैं। एक दूसरे का जो दृष्टिकोण है उसको जानने का हमको मौका मिलता है, एक दूसरे को और समझने का मौका मिलता है। और मुझे पूर्ण विश्वास है इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हमारे जो हमारे सिस्टर स्टेट्स हैं वहाँ तो उनका तो पार्टिसिपेशन जैसे मैंने कहा अभूतपूर्व रहा है। और माननीय अध्यक्ष लोकसभा भी बहुत प्रसन्न थे। आज मैं सुबह मिला
वो मिलना चाह रहे थे, लेकिन उनको व्यस्तता बहुत थी, और वैसे भी बाई ट्रेन सफ़र करके सारी रात सफ़र करने के बाद इसके ओपनिंग समारोह में वो यहाँ हमारे साथ शामिल हुए। ये कितना बड़ा योगदान है। माननीय मुख्यमंत्री जी भी सफ़र करके, क्योंकि बारिश बहुत है, आप भी सफ़र करके, माननीय राज्यपाल महोदय, मैंने तो अक्सर कहता हूँ कि ये तो कॉप्टर से कम, हवाई जहाज से कम, रोड से ज़्यादा चलते हैं, और सारा हिमाचल प्रदेश का एक एक कोना, ट्राइबल से लेके नॉन ट्राइबल तक, कोई ऐसा जिला नहीं है जो राज्यपाल महोदय ने पिछले अपने इस कार्यकाल के अंदर एक बार नहीं, दो दो तीन तीन बार जो है जिसका दौरा किया, और लोगों के साथ सुनते हैं, संवाद करते हैं, फिर जो लोगों के विषय हैं सरकार को प्रेषित करते हैं। जब कभी विधानसभा के माध्यम से ऐसे विषयों की चर्चा आवश्यक है, वो मुझे भी बुलाकर जो है उसके बारे में राय देते हैं। तो इस प्रकार की संगोष्ठियों के माध्यम से मैं ये समझता हूँ हमें अपने लोकतंत्र, प्रजातंत्र, जो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, इसमें जितना ज़्यादा संवाद होगा, जितनी ज़्यादा नेगोशिएशंस होंगी, वैसे ही ये जो सिस्टम है और सशक्त और मजबूत होगा। पिछले कल मैं ये कह रहा था, जब मैं उस विषय के ऊपर रोल ऑफ द लेजिस्लेचर्स इन मैनेजिंग द स्टेट रिसोर्सेज पर बात मैं कर रहा था। आज समय आ चुका है, इस देश के अंदर जो संविधान है हमारा, उसमें फेडरल स्ट्रक्चर की बात है। यूनियन जो है कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेट्स है, राज्यों के जो समूह से ही यूनियन बनता है, और यूनियन का जो रिसोर्सेज हैं वही प्रदेश के रिसोर्सेज हैं, जो प्रदेशों से रिसोर्स है वही यूनियन का रिसोर्स है। इसलिए जब तक ये फेडरलिज्म, और फेडरलिज्म में कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, जब तक ये जो है नहीं जुड़ेगा, जब हम कोऑपरेटिवली जो है यूनियन और जो है स्टेट्स काम नहीं करेंगे, मैं ये समझता हूँ कहीं ना कहीं सिस्टम के अंदर जो है उस जो संविधान निर्माता थे, जिन्होंने जिस तरीके से संविधान को बनाकर सिस्टम को देखने का प्रयास किया है, वहाँ पहुँचने में समय लग सकता है। इसलिए मैं अधिक समय ना लेकर, क्योंकि आज तो महामहिम राज्यपाल जी, उप मुख्यमंत्री महोदय यहाँ पर उपस्थित हैं, हम इनके विचारों को जानना चाहेंगे। मैं एक बार फिर से आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद व्यक्त करता हूँ आपके विचारों की अभिव्यक्ति के लिए, और मैं जो है माननीय राज्यपाल महोदय का भी आभार व्यक्त करना चाहूँगा। आप शिमला से बाई रोड धर्मशाला पहुँचे, लगभग 4-5 घंटे लगते हैं, और आपने समय दिया समापन समारोह के लिए, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। उप मुख्यमंत्री महोदय भी आज के इस समारोह में उपस्थित हुए, आपका भी बहुत बहुत, मैंने आपसे निवेदन किया था कि लंच करें, लेकिन दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम, ये नहीं करना चाह रहे, लेकिन फिर भी हमारे दाने के ऊपर इनका नाम लिखा था, और ये यहाँ उस जो है उस हमारे जो लंच में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय हिमाचल।